नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। 5 साल के बाद महागठबंधन सरकार ने एक बार फिर से बिहार की सत्ता संभाल ली है। वैसे सही मानों में कहें तो गठबंधन के साझेदार बदल गए हैं, उप मुख्यमंत्री बदल गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वही है। सरकार बनते ही नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ इस बीच हुंकार भी भर दी है। 2024 के लिए नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं। कह रहे हैं कि 14 वाले 2024 में रहेंगे तब ना। ये वही नीतीश कुमार हैं जो आज बीजेपी का साथ खत्म होने के बाद दे रहे हैं ये बयान। हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो नरेंद्र मोदी जी को। ये वही नीतीश कुमार हैं जो पिछले 5 साल से बीजेपी के साथ सरकार चला रही थी। बीजेपी के साथ मिलकर जिन्होंने 2019 में लोकसभा की 16 सीटें जीती थी। 2020 में एक बार फिर सत्ता में आए, लेकिन अब 24 के लिए मोदी को चैलेंज कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि मोदी को चुनौती देने वाले नीतीश क्या 2024 तक तेजस्वी के साथ बने रहेंगे? पिछली बार नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी 20 महीने में टूट गई थी। 2024 के चुनाव में भी करीब 20 महीने ही बचे हैं, और ये 20 वाला जो फेर है नीतीश कुमार के साथ, उनकी राजनीति के साथ बड़ा स्ट्रांग चला है। और वो आगे जब हम डिस्कशन कर रहे होंगे तो आप हमारे इंफॉर्मेशन वाले ग्राफिक्स में देख भी लेंगे कैसे। क्या इस बार भी पिछली बार का रिकॉर्ड टूट जाएगा? ये सवाल पूछने की वजह है कि दोनों ही पार्टियों में जबरदस्त विरोधाभास है। यकीन मानिए, अगर ऐसा नहीं होता तो नीतीश लालू से अलग होकर नई पार्टी नहीं बनाते। मोदी के विरोध में उन्होंने 2015 में एक बार फिर हाथ मिलाया, लेकिन तब भी 2 साल तक सरकार नहीं चली। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि भतीजे संग सरकार कितने दिन नीतीश कुमार? सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सम्राट चौधरी साहब नेता हैं बीजेपी के, हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, राजीव रंजन जी राष्ट्रीय सचिव हैं जेडीयू के, अजय आलोक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और कन्हैया भिलारी साहब वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सुशील मोदी साहब का मैं इंतजार कर रही हूँ, राज्यसभा सांसद हैं और बीजेपी में उप मुख्यमंत्री पद का बिहार में जिम्मा जो है वो संभाल चुके हैं। ये सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। एक तो बहुत सारी बधाई आपको, हालांकि ये डबल बधाई जो है वो आरजेडी के पास जाती है, क्योंकि खेला किसी का भी हुआ हो, मैन ऑफ द मैच तेजस्वी यादव रहे हैं। वो कुर्सी के पास नहीं गए, कुर्सी उनके पास आ गई। लेकिन अब सवाल ये है कि ये साथ चलेगा कितने दिन तक, और ये सवाल पूछने के पीछे जो आप लोगों के बीच पिछला इतिहास है वो जोड़ते हुए पूछ रही हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इतिहास तो देखना होगा एनडीए का। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की स्थापना से लेकर के आज तक का जो सफर है, कौन बचा है इनके पास ये पूछिए। ये गठबंधन चलाना नहीं जानते हैं। दंभ, अहंकार, सत्ता की लिप्सा और राजनीतिक दलों को साम्राज्यवादी तेवर के साथ सांगठनिक विस्तार और राज्य में अलग अलग राज्य में सरकार बनाने की जो बेचैनी है, इसका जीता जागता उदाहरण भारतीय जनता पार्टी है। अगर आप देखें तो वैचारिक विरोधाभास की बात करेंगे, और जरूरत पड़ने पर लिबरेशन टाइगर्स के प्रभाकरन की तस्वीर लगाने वाली पार्टी के साथ भी आपका अलायंस हो जाएगा। पीडीपी को कोसेंगे, लेकिन महबूबा मुफ्ती के साथ भी जाएंगे, और कहीं आपका अलायंस नहीं चलता है। आपने शिरोमणि अकाली दल को छोड़ा, आप नवीन पटनायक से लेकर के, शिवसेना से लेकर के, जेएमएम से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में, और ताजा उदाहरण एआईएडीएमके, जहां आपने 2 टुकड़े करा करके और फिर उन दोनों को अपने उसी हाल में आपने छोड़ दिया। दरअसल ये हमें नहीं बताना है। आप देश में लंबे समय से सत्ता में 8 वर्ष कम नहीं होते हैं, लेकिन ये जो 2 राजनीतिक जो अलग अलग मॉडल है, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और आज जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जो जोड़ी है, इस दौर में किस तरह से भाजपा बदली है, इसको समझने की जरूरत आज देश को है। कि आग एक तरफ नरेंद्र मोदी जी
के समय में ग्राफ आपका पूरी तरह से अलग अलग, आपकी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, राजीव रंजन जी, अलायंस में कोई नहीं बचा। ठीक है, मैं आपकी हर बात से इस वक्त अग्री करती हूं जो आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये 20 महीने तक आपने खून के घूंट कैसे पी लिए? और जिनके भ्रष्टाचार को आप एक सेकंड के लिए नहीं जी पा रहे थे, आज वो भ्रष्टाचार एकदम साफ हो गए हैं। खासकर तेजस्वी यादव पर जो आपने आरोप लगाए थे, और एक नहीं 3-3, 4-4 ऐसे केसेस थे जिनका जिक्र नीतीश कुमार कर रहे थे। तो बहस इस बात पर चल रही है कि दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग, दो अलग अलग सूझबूझ के लोग, मैं पार्टियों की बात कर रही हूं, और पीछे दो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, और इतिहास इस बात की गवाही देता है कि दोनों की ना पटी ना निभ पाई है। तो अब आगे क्या फॉर्मूला निकलेगा जिससे निभा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। सम्राट चौधरी साहब भी नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कल तक मंत्री थे लेकिन आज सत्ता से बाहर है। सम्राट चौधरी साहब, राजीव रंजन जी अभी जब आप पर आरोप लगा रहे थे, आप नहीं थे, और इसीलिए 2 लाइनों में मैं आपको समझा देती हूँ। आपको गठबंधन धर्म, दोस्ती यारी का धर्म निभाना नहीं आता है, आप अपने साथियों का सम्मान नहीं करते बीजेपी, इसीलिए रास्ता चुना उन्होंने आपसे दूर होने का और सत्ता में किसी और के साथ जाने का। यह आरोप लगाया है जेडीयू ने आपको। रूबिका जी, हमको तो हंसी आती है। मैं तो 1996 से नीतीश कुमार जी को देख रहा हूँ। बिहार में समता पार्टी को मात्र 7 सीट आया, मैं उन दिनों से देख रहा हूँ, और मैं तो लंबे समय से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी को देख रहा हूँ। ये ऐसे नेता है जिनका कोई सिद्धांत नहीं, ये किसी के साथ जा सकते, ये ध्यान रखिए। इस व्यक्ति को यदि पाकिस्तान में भी प्रधानमंत्री बनाने की बात होगी, वहां भी चले जाएंगे, एकदम गारंटेड। मैं पिछले 25 वर्षों से इनकी राजनीति को देख रहा हूँ, और समता पार्टी मात्र 7 सीट जीत कर आई थी, और फिर लोकसभा में सब साथ हुए। तब से भारतीय जनता पार्टी इनको बढ़ाने का काम करती। तो भारतीय जनता पार्टी ने रेल मंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने कृषि मंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, और भारतीय जनता पार्टी अब साथ नहीं है तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी बना रही है। एकदम स्वाभाविक है, मैं तो खुल के कह रहा हूँ। गिरिराज जी क्या है, इनके आपने पास कैसे ले लिया है? कोई सिद्धांत नहीं है। पाकिस्तान तो सम्राट जी गिरिराज जी भेजते हैं, आप कैसे भेज रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांत से चलता है। अटल जी के समय भी, अडवाणी जी के समय भी, नरेंद्र मोदी जी के भी समय, ये एक सैद्धांतिक पार्टी है। 1952 में जो पार्टी कहती थी वही आज कहती है। 370 हटाएंगे, नहीं लेकिन 370 हटाया, लेकिन मुझे ये ना तो मुझे ये बताइए ना सम्राट साहब, कि आपको ये नहीं पता कि आप जिनको सम्राट बना रहे हैं वो पाकिस्तान में भी साथ ले लेंगे और प्रधानमंत्री वहां के भी बन जाएंगे, और अभी इतने सालों तक आपको इस बात का एहसास नहीं था, तब आपको उनके इस वाले किरदार का पता नहीं था। हम लोगों ने तो सोचा था कि ये एक तरह से पश्चाताप करके 2017 में आए और उसके बाद फिर लौट कर चले जाएंगे, ये तो हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। ये बात सही है कि कल परसों भी एक बैठक हुई, जनता दरबार हुआ, उसमें भी उनसे पूछा गया कि सर इस तरह की बात नहीं सर, मुझे लेकिन उन्होंने एकदम साफ तौर पर कहा नहीं लेकिन आप मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, कल तक जो शख्स आपके साथ था, आज आप कह रहे हैं कि वो इतना लालची है, वो इतना ग्रीडी है कि वो पाकिस्तान में अगर प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर मिले तो वो भी स्वीकार कर लेंगे। कुछ और मेरे साथ मेहमान सुरेंद्र राजपूत जी, सुना आपने? राजीव रंजन जी मैं जवाब लूंगी, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी। देखिए रूबिका जी, सबसे बड़ी बात यह है भारतीय जनता पार्टी की, जो इनके साथ रहे वो देशभक्त और जो इनके साथ छोड़ दे वो देशद्रोही। ये लोग तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने की बात करते हैं। अब मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता से पूछूं कि आज तक ऐसे एजेंटों को आपने क्यों रखा हुआ था, अगर वो एजेंट थे उस तरीके के, और या आप उनसे बड़े लालची थे? आप पाकिस्तान का, आप बांग्लादेश का, आप चीन का, यूक्रेन का या अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री पद अगर मोदी जी को कोई बनाने लगे तो बन जाएंगे? किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी अपने 2 दिन पुराने साथी के साथ में?
देखिए, नीति नियम सिद्धांतों की बात कीजिए, आप कहिए कि साहब इस तरीके की बात हुई थी, ऐसा हुआ था, लेकिन इस तरीके का एक अनर्गल और मिथ्या और नीच आरोप लगाना तो मेरे ख्याल से किसी भी नेता के लिए, ना भाजपा के, ना कांग्रेस के, ना सपा के और ना ही नीतीश जी के लिए उचित है। यह क्षमा मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेता को। एक बात। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, 2015 में भारतीय जनता पार्टी अपहरण कराती है जनादेश का, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अपहरण कराती है जनादेश का, भारतीय जनता पार्टी जो है कर्नाटक में अपहरण कराती है जनादेश का, गोवा में अपहरण कराती है, उत्तराखंड में अपहरण कराती है जनादेश का। हाँ। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी जी गले लगा करके क्या नाम वहां की सरकार गिराते शुक्र हैं, है जिस समय कोरोना काल था, तो शुक्र तब है भारतीय जनता पार्टी के सारे हाँ सुरेंद्र राजपूत जी, तो शुक्र है अब ये जो कुछ दिनों पहले तक लोकतंत्र गायब हो गया था हिंदुस्तान से, वो अब यहाँ पर जब जनादेश को बिल्कुल पलट दिया गया है, लोकतंत्र लौट आया है। अब हम सबको खुशी मनानी चाहिए क्योंकि आपके 19 विधायक सरकार में आ गए हैं। अजय आलोक जी, आपका तो पुराना साथ रहा है, मुझे बस इस बात को समझा दीजिए क्योंकि अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि ये साथ तो आ गए हैं, ये साथ कितना लंबा चलेगा? देखिए रूबिका जी, अभी एक पक्ष ने बैटिंग खत्म की है, कोई दूसरा पक्ष भी बैटिंग करेगा, फिर आप देखिएगा फिर चौके छक्के लगेंगे। हाँ, तेजस्वी को बधाई दोबारा उप मुख्यमंत्री बनने के लिए, क्योंकि हमारे आदतन मुख्यमंत्री जो हैं, आदतन वो तो अब टायर्ड भी हो चुके हैं, रिटायर होने की और अग्रसर है। और जहाँ तक रहा साथ की बात, तो आज आपको ललन सिंह जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनना चाहिए। राजीव जी ने पता नहीं सुना कि नहीं, लेकिन आप लोग को सुनना चाहिए। उन्होंने बड़े शब्दों में कहा कि ईडी सीबीआई हमारे पीछे क्यों आएगी भाई, हम कोई कंपनी चलाते हैं, हमारा कोई कंपनी चलाने का काम है। तो कंपनी कौन चलाता है भाई? कंपनी तो तेजस्वी चला रहे थे, लारा कंस्ट्रक्शंस। तब कंपनी तो राहुल गांधी चला रहे थे, सुरेंद्र जी, एजीएल और नेशनल हेराल्ड। तो किस पे तंज था ये? तो ये कितने सहज है, मैं जानता हूँ सहजता कभी नहीं आ सकती है, लेकिन गठबंधन बनाया है तो चलाएंगे, विपक्ष को जोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, उनको मुख्यमंत्री जी, आदतन मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनने का शौक नहीं था। ये सब लड़ाई है 24 के लिए प्रधानमंत्री का चेहरा बनने की। चेहरा और चमके कैसे 2 साल, रोज दिन रूबिका ले आकर डिस्कस करें नीतीश कुमार को, देश में चर्चा का बाजार गर्म रहे, हु इज द चैलेंजर टू मोदी, थोड़ा टाइम्स मैगजीन में छप जाए, थोड़ा इधर हो जाए, थोड़ा उधर दिख जाए, किक मिलेगा, किक। मैं कल भी बोल रहा था ना, किक नहीं मिल रही थी मुख्यमंत्री रह के। अरे उसके तो अच्छा होता कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देते, कम से कम एक युवा कमान तो हाथ में रहती। राजीव रंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं और सुरेंद्र राजपूत जी के बाँछे खिलाई हैं। देखिए, एक बात बहुत ही साफ है, अजय आलोक जी इस दल में हमारे साथ हम लोग मिलकर काम करते रहे हैं, और मैं जानता हूं कि कई बार जब भी आप दल बदलते हैं, सम्राट चौधरी जी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से नहीं है। नहीं, मैं जो बात कहना चाहता हूं, हाँ देखिए, अब बड़ी बात क्या है, ईडी सीबीआई या जो भी, निसंदेह नीतीश कुमार जी की छवि क्या है ये बिहार के लोग जानते हैं, और आपके अंदर का जो भय है मैं वो भी समझ रहा हूँ। 7 दलों का अनकंडीशनल सपोर्ट बिहार में मिला है, और ये पूरे देश में वामपंथी पार्टियां हो, कांग्रेस हो, क्षेत्रीय पार्टियां हो, इन सबों का ये एक अपराजय गठबंधन है। बिहार में तो खैर एक मुश्किल चुनौती है और इससे निपट नहीं पाइएगा। 2015 के चुनाव अगर आपको याद होंगे तो ये पता है कि जो बात अभी कह रहे थे सम्राट जी कि वो तो पश्चाताप कर रहे थे, दरअसल बात वो नहीं थी। 2015 में करारी हार हुई थी भाजपा की, 53 एमएलए उनके जीते थे, और शायद इसीलिए उनके अंदर ये बेचैनी रही होगी कि नीतीश कुमार जी का अगर साथ मिलेगा तो वो अपने पार्टी को फिर से मुख्य धारा की पार्टी। नहीं, पर राजीव जी जो बड़े बड़े आरोप आपके पुराने साथी लगा रहे हैं उस पर जवाब दीजिए ना। वो ये कह रहे हैं कि वो किक नहीं मिल रहा था, 2024 का चेहरा बनने की वो ललक है, वो कसक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये ललक है या बेचैनी है? मैं तो समझता हूं कि मुख्यमंत्री बनना भी किसी के लिए आसान नहीं होता है। कई लोग सपने देखते हैं लेकिन शायद विधायक और सांसद भी नहीं हो पाते हैं। अगर बिहार में 8वीं बार शपथ ग्रहण हुआ है तो ये कहीं ना कहीं वो बिहार के लिए एक अपरिहार्यता अपनी उन्होंने साबित की है। जहां तक देश की राजनीति का सवाल है,
सारे क्षेत्रीय दल और देश की पैन इंडिया प्रेजेंस की जो लेफ्ट पार्टीज हैं या कांग्रेस, सबके अंदर लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जिस तरह से देश में हो रहा है, जो महंगाई बढ़ी है, इसको लेकर बेचैनी है और पार्टियों के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए बाजाबता जेपी नड्डा ने यहाँ आधिकारिक बयान दिया। जी प्लीज इस बात को, और मैं बहुत बहुत सिंसियरली आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो आपकी बेचैनी है ये 20-20 महीनों में कैसे जाग जाती है? भ्रष्टाचार के प्रति आप बेचैन हो जाते हैं 20 ये महीनों सवाल में। बार बार मुझसे रूबिका जी पूछने के बजाय अगर ये सवाल अनुभवी नेता है सम्राट चौधरी जी, इनसे पूछिए इनके साथ कोई रहता क्यों नहीं है? हाँ मैं पूछ लूंगी। वजह क्या है? आपसे ये सवाल पूछने से पहले तो उनसे यही सवाल पूछा गया ना। मैंने तो बकायदा नहीं, आपने मुझे जो ऐसा नाम लगता बताए, है वो सवाल को रिफ्रेश कीजिए। नहीं, उस सवाल का जवाब सर, नहीं मिल पाया। अब तो बिहार में कुछ नहीं रही बीजेपी। अब तो मैं आप ही से पूछूंगी ना राजीव जी। और सवाल इसलिए पूछना जरूरी है कि 20 महीने वाला जो आपका है कि बस अब नहीं हो सकता है, अब तो दम घुट रहा है, अब मुझे निकल जाना। हर्षवर्धन जी, मुझे एक बात बताइए, आप ही मदद ये कर बिहार में राजनीति राजीव जी कह रहे हैं ये सवाल ना पूछा। एक सेकंड रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश राय को, माफ कीजिएगा, हरिवंश जी को लेकर ये बड़ी खबर है। बीजेपी जेडीयू में नया झगड़ा सामने आ सकता है। सूत्र ये बता रहे हैं अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए कहेंगे तो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। हरिवंश इस बात से नाराज है कि उन्हें जेडीयू की बैठक में क्यों नहीं बुलाया गया। वो नीतीश कुमार से मिलकर अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता देना चाहते हैं। द डेप्टी चेयरमैन जेडीयू के हरिवंश नाराज हैं। वो ये कह रहे हैं कि कल इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा था और उसके बारे में हमें बताया तक नहीं गया। राजीव रंजन जी नाराज है, आप ही के साथ ही नाराज है, उपसभापति नाराज है। वो ये कह रहे हैं इतना बड़ा फैसला लेते और बुलाते नहीं, क्यों नहीं बुलाया गया उनको? नहीं, अब तो सवाल ये है कि ये सूत्रों के हवाले से ये बात आई है। जब तक उनका आधिकारिक बयान नहीं आएगा तो फिर पार्टी भी आधिकारिक तौर पर अभी नहीं बता पाने की स्थिति में है कि इसकी वजह क्या है। चलिए ये सूत्र है, आप नकार दीजिए, पर कल वो बैठक में क्यों नहीं आए ये बता दीजिए मुझे। अब ये हो सकता है कि वो एक संवैधानिक पद पर हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, उप सभापति हैं, और वैसी स्थिति में हो सकता है मैं आधिकारिक तौर पर कहने की स्थिति में नहीं हो। इसकी जानकारी आपको संसदीय दल के नेता दे सकते हैं और मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा उनका स्टैंड सामने आए। लेकिन ये एक वजह हो सकती है कि उपसभापति या सभापति जो वहाँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं, ये पद पार्टी के जो संसदीय दल के अंदर की बैठक में मैं नहीं जानता हूँ कि बुलाने की प्रथा है यानी। हाँ, मुझे स्पष्ट तौर पर जानकारी अभी हमारे साथ सारे जो खास मेहमान बने हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी उनमें से एक है। हर्षवर्धन जी, क्या ऐसा है इसीलिए उनको नहीं बुलाया गया, संवैधानिक पद है? देखिए, मुझे लगता है कि जनता दल यूनाइटेड का संकट कुछ गंभीर सा हो गया है। गंभीर सा इस कदर हो गया है कि नीतीश कुमार जी को कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी छवि राष्ट्रीय हो जाए, जो राष्ट्रीय नेता हो जाए, यहां तक कि वो नेता न भी हो, अगर वो केंद्र में मंत्री हो गया, उन्हीं का बनाया हुआ मंत्री हो गया, तो वो बर्दाश्त नहीं होता। हरिवंश जी उपसभापति हैं और हरिवंश जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो किसी को कहते हैं ना पॉलिटिकल केमिस्ट्री, वो बहुत शानदार है, ये सब जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये विमर्श का विषय इसलिए नहीं है कि ये सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आई। नहीं, मैं सूत्रों के हवाले की बात ही नहीं कर रहा हूं। नहीं आ जाए। नहीं, राजीव रंजन जी, मेरा अपना विश्लेषण मुझे करने दीजिए। मैं बस एक क्लैरिटी के लिए बोल दूं सर, ये सूत्र के हवाले से हो सकता है ना कि वो नाराज हैं और वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, पर ये तो सूत्र के हवाले से नहीं है ना कि कल वो मीटिंग में नहीं थे। ये तो जग जाहिर है कि कल वो मीटिंग में नहीं थे। और जो सबसे बड़ी बात है कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने के लिए पूरी पार्टी को, जिसको कहते हैं ना कि वन मैनशिप है, वहां वन मैनशिप बहुत सी पार्टियों में होती है, लेकिन उसके बावजूद जो जनरल प्रोटोकॉल होते हैं, पॉलिटिकल जो पोस्चरिंग होती है, उसका ख्याल रखा जाता है। नीतीश कुमार ने उसका भी ख्याल नहीं रखा और मुझे लगता है कि यह अच्छा है, बिहार के लिए अच्छा है, क्योंकि अभी तक चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो राजद हो, चाहे वो जेडीयू हो, इन तीनों पार्टियों ने बिहार का ध्यान नहीं रखा। समय समय पर सत्ता बदलती रही, लेकिन बिहार के लोगों के लिए क्या बदला इसका जवाब नहीं मिलता। अच्छा है कि नीतीश कुमार ने यह निर्णय लिया है, तो शायद अब बिहार के हक के कुछ फैसले हो पाए। बिहार के हक के फैसले कब होंगे, ये बेलारी साहब बड़ा सवाल है, क्योंकि आज भी
उन तमाम राज्यों में गिनती, बेलारी साहब हमारे साथ नहीं है, मेरे ख्याल से संपर्क टूट गया है। बेलारी साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? हाँ ठीक है, बिल्कुल जी जी, माफी चाहती हूँ बेलारी साहब। बिहार अभी तक आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन हमें फक्र इस बात का होना चाहिए, जैसा राजीव जी कह रहे हैं कि 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। बिहार नहीं बढ़ा है, जो ये कह रहे हैं वो कह रहे होंगे जो बिहार में मैंने 50 साल से बाहर हैं। हम तो बिहार में हैं। बिहार जो पहले था वहाँ कितना आगे चला गया है मैं देख रहा हूँ, मैं इसका गवाह हूँ। बिहार बढ़ काहे नहीं रहा है, इतना बढ़ गया है कि पूछिए मत। ये तो जो 15 साल 20 साल पहले था वो आज देख रहा होगा कितना बढ़ गया है। खैर वो बात, अभी मैं सुन रहा था नीतीश कुमार वाला, तो अजय आलोक जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का मटेरियल, प्रधानमंत्री का मटेरियल होना कोई अपराध तो है नहीं। ये तो अच्छी बात है कि बिहार का एक आदमी जो है प्राइम मिनिस्टर का मटेरियल बन रहा है, और पूरा नरेंद्र मोदी की इस तरफ हेलीकॉप्टर लेकर के, हवाई जहाज लेकर के देश भर में घूम रहे थे। 14 से पहले घूमेगा बिहार का कोई आदमी, उसके साथ और लोग भी घूमेंगे, बनना न बनना दूसरी बात है। और नीतीश कुमार में कुछ ऐसा खास है न जी कि इधर रहे चाहे उधर रहे, बनाना उन्हीं को है सीएम। आप दूसरा कोई विकल्प नहीं है, जरूर कुछ बात है। और एक चीज मैं चूंकि उसमें बताना चाहता हूं कि हरिवंश नारायण सिंह के बारे में आ रहा था सूत्रों के हवाले से कि वो नाराज हैं। हरिवंश नारायण सिंह भी पत्रकार रहे, मैं भी पत्रकार हूं, मैं भी 35 साल से पत्रकारिता करता हूं। हम दोनों आदमी एक ही एज ग्रुप के हैं। हरिवंश नारायण जी के भी शरीर में नरेंद्र मोदी जी की आत्मा घुस गई है, और उसी दिन से घुस गई जब ये बने थे, उसके बाद जैसे आरसीपीसी में घुस। तो ये सीधा सा बात है कि इसीलिए वो चले गए, नहीं इस्तीफा देंगे, ही विल कंटिन्यू। इस्तीफा देने से दिक्कत हो जाएगा। आप हरिवंश नारायण सिंह हैं थोड़े जो पहले थे। रूबिका जी, लेकिन असली बात है कि नीतीश कुमार ने इसलिए छोड़ दिया, बेलारी साहब, जो है चूंकि आपने एक दो बातें कही हैं। हाँ मैं समझ गई सर, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे एक बात समझा दीजिए। नीतीश कुमार अगर कुछ फैसला ले रहे हैं तो उनमें जरूर कोई बात होगी, लेकिन अगर हरिवंश नारायण नाराज हो रहे हैं तो हो जाने दीजिए, कोई बढ़ के आदमी थोड़े ही है। ये तो फिर गलत फैसला होगा ना सर, मतलब आपके विश्लेषण का गलत फैसला होगा ना। उनका अधिकार है रहे, है ना, तो कहाँ इसमें दिक्कत है। अगर वो चले गए अपना, अब नीतीश कुमार उनका लीडर नहीं रहे, जैसे आरसीपी के नहीं रहे। आरसीपी आपने तो मोदी जी की आत्मा घुसा दी ना उनमें। मंत्री आरसीपी सिंह करें तो गलत, अरे तो इनमें भी नारायण जी करें तो गलत, नहीं, लेकिन अगर नीतीश कुमार करें, रूबिका जी ये बड़ा मैं 30 सेकंड सिर्फ दीजिए। करना भी चाहिए, नीतीश कुमार करें, वो अपनी राजनीति करेंगे। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करके ही 2013 के बाद बाहर गए थे इस गठबंधन से, और कहा था कि एक ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार बन रहा है उसके साथ नहीं जाएंगे। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद उनको समझ में आ गया 2014 के चुनाव में फिर से वो वापस आ गए। 15 का चुनाव जब वो लड़े और वो लालू जी के साथ थे, तो क्यों उन्होंने जनादेश का अपमान किया? फिर से वो 2020 के बाद जनादेश का अपमान करते हैं। यानी एक व्यक्ति जो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए नरेंद्र मोदी के सामने झुका रहता है वो तो ठीक है, और हरिवंश जी जो उपसभापति रहते हुए उच्च मापदंडों का पालन करते हैं वो गलत है। कमाल की बात कर रहे हैं, ये कौन सा विश्लेषण? और बिहार कितना बदला है? बिहार में कौन से उद्योग धंधे आए? कोरोना के समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, वहां के विधायकों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि भैया हमारे लोगों को कोटा से निकलवा लीजिए, इतना ही बिहार आगे बढ़ा है। आप वहां रह के अगर इस दुर्दशा को नहीं समझ पा रहे हैं, कितने उद्योग आए जरा बता दीजिए। कौन सा केंद्रीय परियोजनाओं को छोड़कर कौन सा बड़ा काम हुआ, गिना दीजिए। आप तो वहीं हैं, हम लोग दिल्ली में हैं। सर सीधे परियोजना गिरा दीजिए ना, क्यों इधर उधर क्यों जाना? बता दीजिए कौन सी चीजें बिहार में अच्छी हो गई, हम सब मान लेंगे। अच्छा, बिहार में कैसे बाहर आई है इस पर मैं आप लोगों की राय ले लूं। इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है बेलारी जी, क्योंकि आप स्काइप से हैं, आवाज कट रही है। मैं चाहती हूँ अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो बात समझ में आ पाएगी। 5 अगस्त को कांग्रेस के प्रदर्शन में, याद कीजिए, कालो कपड़ों पहनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया गया था कांग्रेस पर। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरोप लगा रहे हैं
वो ये कह रहे हैं कि हताशा में ये लोग अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। पीएम ये कह रहे हैं कि कितना भी काला जादू कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर कभी नहीं बन पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में जो आज एक प्लांट के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा काला जादू करने की कोशिश कितनी भी कर ले कांग्रेस, लेकिन अब जनता नहीं इनके चक्कर में आने वाली है। सुन लीजिए क्या कहा। अभी हमने 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। अब इस पर तो आपको कमेंट करना पड़ेगा सुरेंद्र राजपूत जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं आप कितना काला जादू करने की कोशिश कर लीजिए, ना हो पाएगा। प्रधानमंत्री जी हैं भाई, कुछ भी बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री जी पता नहीं अपनी बात विस्मृति भ्रम में है या स्मृति भ्रम में है, मुझे नहीं पता। सच बात यह कि प्रधानमंत्री जी जब गंगा में डुबकी लगाते हैं तो वो काले कपड़ों में लगाते हैं, तो काला जादू हो सकता है, उस तरफ की बात कर रहे हैं। अब देखिए 5 तारीख के आंदोलन को लेकर के प्रधानमंत्री सहित पूरी भाजपा कितनी परेशान है। रूबिका जी आप अपने बयानों से, जिस दिन हमने शुरू किया वो 5 तारीख को सुबह, तो आप लोगों ने कहा, भाजपा ने कहा कि ईडी के डर गए हैं। उसके बाद शाम तक आते आते अमित शाह जी ने कहा कि साहब ये काले कपड़े पहन करके विरोध कर रहे हैं भगवान श्री राम के मंदिर का, क्योंकि जब हमने कहा कि भाई हिंदू तिथि के अनुसार हुआ था, इंग्लिश तिथि के अनुसार हुआ था, तब योगी जी सामने आ गए। और आज प्रधानमंत्री जी, तो 4 स्टैंड ये लोग बदल चुके हैं। महंगाई इनको खा जाएगी, काला जादू नहीं खाएगा, महंगाई खा जाएगी, बेरोजगारी खा जाएगी। प्रधानमंत्री जी समझिए इस बात को। ये जो काला जादू आप करते हैं अब बेरोजगारों पर नहीं चलने वाला। महंगाई खत्म कीजिए इस जादू से। आप काले कपड़े पहनिए, आप पहने, स्मृति जी पहने, सफेद कपड़े पहनिए, लेकिन कृपया करके जनता को महंगाई से राहत दिलाइए, बेरोजगारी से राहत दिलाइए, चीन के आतंक से राहत दिलाइए जो अपने गांव बना रहा है हमारी सीमाओं में। सम्राट चौधरी साहब, क्या नाम, आतंकियों से राहत दिलाइए जो मेघालय में आपके पुरुष और स्त्री वैश्यालय सुरेंद्र जी सुना, सुरेंद्र जी सुना, सम्राट चौधरी साहब जवाब देंगे। हाँ सम्राट चौधरी साहब। रूबिका जी, जिस देश में लगभग 55 वर्षों तक एक पार्टी का राज रहा, 60 साल पे उसने पूरी व्यवस्था खराब कर दिया और पूरी व्यवस्था को अब ठीक कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। अरे 8 साल में बता दो भाई सम्राट। सुरेंद्र जी रुकिए ना, सुरेंद्र जी रुकिए ना। मैं कह रहा हूँ भाई साहब कि जीएसटी, आप देखिए काम तो लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, और जिस तरह पूरे टैक्स की व्यवस्था की गई और पूरे जो पुराने मुद्दे थे, वो तो लगी सारे जो 60 रुपए का तेल 120 रुपया, 70 रुपए के तेल 200 रुपया, ये तो काम कर ही रही है, बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रही है। बेरोजगारी की दर 2% से 21%। इंटरनेशनल मार्केट में भी आप देखें, 80 रुपए में डॉलर, 80 रुपए में डॉलर। सम्राट जी बहुत अच्छा काम कर रही है भाई साहब, इसमें कोई दो राय नहीं। नौकरियां खत्म, चैनल खत्म, डॉलर एक सेकंड सुरेंद्र जी, देखिए आप बात को, सम्राट जी ने कोइंसिडेंटली आज काला रंग पहना है, उनकी बात तो सुन लीजिए, अभी सुन तो लीजिए। काले काले पर बात चल रही है, अब उनको जवाब तो देने दीजिए ना। काला जादू तो वो कर नहीं पा रहे, आप पर रुक तो जाइए। जादू बता तो रहे हैं। अरे वो ये महंगाई पर बात चल नहीं रहा है ना, अभी चलने तो दीजिए, रुकिए। बड़ा परेशान है सम्राट जी। हाँ सम्राट जी बोलिए। देखिए कोई काला जादू नहीं चलने वाला है भाई, नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा काला जादू, चिंता मत करो। देश का प्रधानमंत्री बन चुका है, और इस देश में जब संत प्रधानमंत्री है तो पूरे देश में जितने भी काला जादू करने वाले सबका नाश हो जाएगा, एकदम स्पष्ट रहिए। रूबिका जी, इस देश को आगे बढ़ाना है,
देश ये को आगे बिल्कुल सही कहा ले आपने। जाने का काम सम्राट जी, नरेंद्र मैं मोदी आपसे सरकार सहमत कर हूं। रही है। सम्राट जी, कांग्रेस मैं आपसे के सहमत हूं। सुनिए, जितने एक ये सेकंड काला सुनिए। जादू करने वाले कांग्रेस काले अरे लोग भाई, हैं, काले। अरे भाई, यहाँ कोई जादू वादू नहीं चला है, यहाँ जदयू चल गया है। आप लोग समझ नहीं रहे हैं, जादू जादू के चक्कर में कुर्सियां चली जा रही हैं। एक ही है जो एकदम सम्राट की तरह बने हुए हैं और वो है हमारे नीतीश बाबू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा बिल्कुल शुरुआत में हमने आपको बताया था, सुशील कुमार मोदी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राज्यसभा के सांसद। और आप ये भी जानते हैं कि बिहार को उप मुख्यमंत्री के तौर पर सुशील कुमार मोदी ये नाम मिल चुका है। उन्होंने बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से समझा और परखा है। स्वागत है सर आपका। 10 दिन पहले की, इनफैक्ट 9 दिन पहले की बात है, मुझे अच्छे से याद है, अरुण जी आए थे और सुशील जी, उन्होंने कहा था कि 2024 में जदयू और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और चेहरा नीतीश कुमार होंगे। मैं अब तक ये बात नहीं समझ पाई हूँ कि 10 दिन पहले कही ये बात और कल वो आपसे अलग हो जाते हैं और बीजेपी को पता तक नहीं लगता है। देखिए, नीतीश कुमार को समझना बड़ा कठिन काम होता है। मैं इतने वर्षों तक उनके साथ रहा, उनके जो नज़दीकी लोग भी, वो भी उनके माइंड को नहीं समझ सकते हैं। जब वो लालू जी से अलग हुए, उसमें लालू जी को भी पता नहीं चला। तो इसलिए इस बार जब वो हमसे अलग हुए तो वास्तव में हम लोगों को बिल्कुल इस बात का अंदेशा नहीं था और भरोसा नहीं था कि नीतीश कुमार इस प्रकार से बीजेपी को धोखा दे सकते हैं। और देखिए, 2 दिन पहले जब अमित शाह जी ने उनको फ़ोन किया, परसों की बात है, और उस समय भी उन्होंने फ़ोन पर यही कहा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। और जब उन्होंने कहा कि ललन सिंह जी का बयान आ रहा अखबारों के अंदर, टीवी पर, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपकी पार्टी में गिरिराज जी है, मेरे पार्टी में ललन जी हैं, इन बयानों की परवाह मत कीजिए, इन बयानों की चिंता मत कीजिए। तो जो व्यक्ति 2 दिन पहले तक देश के गृह मंत्री को, बीजेपी का जो सेकंड मैन है, उसको अगर इस प्रकार का बयान दे रहा है तो कोई आदमी कैसे अविश्वास कर सकता है। तो देखिए, नीतीश कुमार को समझना बड़ा कठिन काम है। और इसलिए मैं तो आरजेडी के लोगों को भी चेतावनी देना चाहूँगा कि ये सरकार देखिए 2025 तक नहीं चलेगी। लालू जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तेजस्वी जी कब जेल चले जाएंगे पता नहीं है, और फिर जनता दल यू कब आरजेडी को तोड़कर उनके विधायकों को अपने में मिला लेगी, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए नीतीश कुमार से आरजेडी, कांग्रेस को भी और सावधान रहने की आवश्यकता है। अब सुशील साहब, आपने 2 बड़ी बातें की हैं। एक तो ये कि उनको समझना मुश्किल है, दूसरा ये कि 25 तक नहीं चल पाएगी सरकार। आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि 25 तक नहीं चल पाएगी? ये तो कह रहे हैं नई स्लेट है, हम पुराना सब कुछ भूल चुके हैं। देखिए, नीतीश जी के साथ 17 साल हम लोग रहे। ये तो बीजेपी थे जिसने निभा दिया। आरजेडी के साथ मैं उनका स्वभाव जानता हूं, और आरजेडी लुम्पेंस की पार्टी है। आरजेडी जो जमीन कब्जा करने वाले लोग, शराब माफिया, अपहरण उद्योग चलाने वाले, इस तरह के लोगों की पार्टी है। तो इस तरह के लोगों के साथ नीतीश कुमार का जो स्वभाव है, ये बहुत दिन तक चल नहीं पाएगा। वो जिस प्रकार से हस्तक्षेप करते हैं, दरोगा से लेकर पुलिस की बहाली से लेकर एक एक चीज़ के अंदर, राजद के जो मंत्री हैं वो भ्रष्टाचार में जिस तरह से आकंठ डूबे रहते हैं, तो उनके साथ देखिए बहुत दिन तक नीतीश जी को लगता है कि शायद मैं उनके साथ चला गया तो मुझे राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बनने का मौका मिल जाए, शायद कल मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन सकता हूँ। उम्मीदवार तो बन सकते हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्या सवाल तो ये है। क्या नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला केसीआर, ममता बनर्जी, कोई नीतीश कुमार, कोई क्षेत्रीय दल का व्यक्ति कोई नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकता है क्या? लेकिन देखिए 2015 में जब आरजेडी, कांग्रेस, सुशील साहब, वो नीतीश कुमार आज एक अलग कॉन्फिडेंस में नजर आए और उस कॉन्फिडेंस में वो ये कह रहे थे कि 2024 में वापस आ पाए तब ना, और उनके वो लहजे में वो कॉन्फिडेंस था कि अब मैं 2024 की तैयारी कर रहा हूँ। ये बिटवीन द लाइंस में रीड करने की कोशिश कर रही थी और वो दिख रहा था, यानी वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। देखिए, जब नीतीश जी 2 सीट जीते उस समय भी इसी प्रकार का कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे, और जब वो 45 सीट जीते तो भी भाषणों में और मीडिया के सामने इसी प्रकार का आत्मविश्वास प्रदर्शित कर रहे थे।
तो नेताओं का कॉन्फिडेंस प्रकट करना और ज़मीनी हकीकत होने में ज़मीन आसमान का अंतर है। बताइए, क्या ममता बनर्जी को ये स्वीकार कर सकते हैं क्या? ममता बनर्जी इनको स्वीकार करेगी क्या? केसीआर को स्वीकार कर सकता है क्या? तो देखिए, अपना मन बहलाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कोई उम्मीदवार बन जाए, यूएनए उम्मीदवार बन जाए, अमेरिकी राष्ट्रपति के उम्मीदवार बन जाए, उम्मीदवार बनने से कौन रोकता है? लेकिन जो पार्टी विधानसभा का चुनाव 45 सीट नहीं जीत पाई और अब हम पर आरोप लगा रहे हैं कि अब चिराग पासवान के कारण चुनाव हार गए, ये तो आपकी अलोकप्रियता का परिणाम था कि आप चुनाव हार गए। आप कोई चिराग पासवान या बीजेपी के कारण चुनाव नहीं हारे, आप अनपॉपुलर हो गए इसलिए आप चुनाव हार गए। सुशील कुमार मोदी साहब, बहुत सारे सवाल पूछने हैं। मैं चाहती हूँ बस आप कुछ सेकंड रहें हमारे साथ, क्योंकि अखिलेश यादव भी शायद कोई बड़ी बात कह रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि उस पर भी आपकी टिप्पणी हो, और वो बिहार की राजनीति पर ही कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार एक बार फिर बन गई है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साहब हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और मैं देख रहा हूँ कि सैफई में आपको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, एक के बाद एक कार्यक्रम, बट बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महागठबंधन की सरकार सर बिहार में वापस आ रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? मैंने देखा कि आपने दोनों को शुभकामनाएं भी दी। मैं दोनों नेताओं को बधाई देता हूं, साथ ही जो गठबंधन में दल और आए हैं मैं उनको भी बधाई देता हूं, क्योंकि जिस तारीख को उन्होंने तय किया है 9 अगस्त, कभी भारत से अंग्रेज़ों को हटाने के लिए आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो, और बिहार ने कम से कम वो संदेश दिया है कि जनता को अब बीजेपी छोड़ देनी चाहिए। ये जो शपथ ग्रहण है ये केवल सरकार बनाने का शपथ ग्रहण नहीं मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जनता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देगी, उसकी शुरुआत बिहार से हुई है। आपको ऐसा लगता है कि अब आने वाला वक्त यानी 2024 की तरफ इशारा? वो इसलिए भी क्योंकि जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से था, उनके सहयोगी दल वो थे और जो दोनों मिलकर के सरकार बना रही थी। जब बीजेपी अपने दल को संतुष्ट नहीं कर सकती है, और किस सवाल पे उन्होंने छोड़ा, जो मुझे लगता है बिहार की जनता के लिए जो वादे किए गए थे, जो स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए था बिहार को, या बिहार की दुर्दशा जो बीजेपी ने कहा कि इतने सालों की सरकारों में दूसरे दलों ने बिहार के साथ भेदभाव किया है, सरकार उनकी थी। और कहने को क्योंकि उनके गठबंधन की सरकार थी, यूपी की तरह वो भी एक डबल इंजन की सरकार थी, तो आखिरकार जनता को मिला क्या? और मैं समझता हूँ जो धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो छल भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिस तरह का छलावा भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के साथ किया, वही पलट करके उनको सरकार से हटा दिया। तो अखिलेश यादव को इस वक्त आप सुन रहे थे फर्स्ट ऑन एबीपी। अखिलेश यादव ने बिहार की राजनीति पर क्या कहा आपने सुना। सुशील साहब, आपने भी सुना होगा, 2024 का चैलेंज कर रहे हैं, मतलब विपक्ष इस वक्त गदगद है। चुनाव हार गए और क्या स्थिति बन गई अखिलेश यादव जी की, इसलिए उनके गदगद उसका यूपी में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यूपी में तो 4-6 महीना पहले ही तो चुनाव हुआ था, तो अखिलेश यादव जी की क्या दुर्गति हुई, क्या उनकी स्थिति बनी। तो देखिए, ये नरेंद्र मोदी के अश्वमेघ का जो घोड़ा है वो चल चुका है और 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी को कोई रोक नहीं सकता है। जिस तरह से उन्होंने महंगाई को नियंत्रित करने का काम किया है, कोरोना का मुकाबला किया है, यूक्रेन रूस युद्ध में 20,000 लोगों को निकाल कर ले आए, तो 8 साल बीतने के बाद भी नरेंद्र मोदी का ग्राफ लगातार ऊंचा होता जा रहा, बढ़ता जा रहा है, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। उनका मुकाबला ये अखिलेश यादव, ये नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, ये उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये बहुत दूर है इनके लिए, दिल्ली की दौड़ इनके लिए बहुत दूर अभी है। मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ सुशील जी, लेकिन एक और सुन, क्योंकि लगातार यहाँ पर बिहार की राजनीति से जुड़े हुए बयान आने लगे हैं। आप देखिए, रंजन जी जो लल्लन सिंह के नाम से जाने जाते हैं जेडीयू के, क्या कह रहे हैं वो बिहार की अब नई शुरुआत पर,
मैं चाहती हूं उस पर आपका रिएक्शन हो, पहले सुन लेते हैं। हमारे साथ हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह, जिन्हें ललन जी के नाम से जाना जाता है। ये जो सरकार बनी महागठबंधन की, आखिर ऐसा क्या हुआ जिस पॉइंट पर आप लोग को पहली दफ़ा लगा कि बीजेपी के साथ रहना अब आपके लिए मुश्किल हो रहा है? देखिए, हम लोग जिस गठबंधन के साथ रहते हैं उस गठबंधन के साथ हम लोग बहुत ही ईमानदारी के साथ रहते हैं और गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। हमारी संख्या, हम गठबंधन में जब आज श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय अडवाणी जी, श्रद्धेय मुरली मनोहर जोशी जी, उनके ज़माने से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बना और 17 साल हम लोग रहे। 17 सेकंड के लिए भी कोई समस्या हम लोगों को नहीं हुई। इस गठबंधन में भी हम लोग 2005 में एनडीए में रहे। 2005 के चुनाव में हम लोगों की संख्या ज़्यादा थी, फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी को उचित हिस्सेदारी सम्मान के साथ नीतीश कुमार जी ने दिया। 2010 में हमारी संख्या 118 थी, हम अकेले सरकार बना सकते थे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अकेले जनता दल यू की सरकार बन सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं, गठबंधन का मतलब होता है कि साथी को सम्मान, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी पूर्ण हिस्सेदारी दिया सत्ता में। 2019 के चुनाव में जब उनको जरूरत था, 2015 के चुनाव में जब हम एनडीए में गए तो हमारी संख्या ज्यादा थी, फिर भी हम लोगों ने पूरे सम्मान के साथ उनको दिया। कभी हम लोगों ने ये नहीं कहा कि हम बड़े भाई हैं आप छोटे हैं, इसलिए कि जब गठबंधन होता है तो उसमें न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है, ललन जी, साथी होता है। आखिर कौन सी बात ऐसी है जो चुभ गई? आप बता रहे हैं, जब आप पूरा सुनिएगा तो पूरा सुनिएगा बैकग्राउंड ना, कि जो सवाल खाली आप जानना चाहते हैं उतना ही बार बोलेंगे, बैकग्राउंड जानिए। तो इसलिए हम लोग जिसको साथ में रखते हैं उसको साथी मान के रखते हैं। 2019 के लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनना था। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ईमानदारी से साथ दिया गठबंधन में के चुनाव में, और उसका परिणाम हुआ कि 40 में 39 सीट हम जीते, और एक सीट जो हम हारे वो हम लोगों के जो तथाकथित एजेंट जो भारतीय जनता पार्टी के हम लोगों की पार्टी में थे, श्री आरसीपी सिंह, उन्होंने ही टिकट दिलवाया था। एक टिकट माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी अनुशंसा पर दिया था और वो सीट हम लोग हारे। सुशील मोदी साहब, आपने सुना ललन सिंह क्या कह रहे हैं। यही सवाल है कि आप लोग गठबंधन के धर्म को नहीं निभा पाए, आपने बस अपमान किया और इसीलिए उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। हाईकोर्ट में जाकर मुकदमा दर्ज कराने वाले ललन सिंह, ये जो नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वाला मामला सबसे पहले मनमोहन सिंह के पास ले जाने वाले ललन सिंह, तो आज अगर लालू यादव की अगर जो दुर्गति हुई है उसका कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है तो ललन सिंह जी है। और वही ललन सिंह जब अब उन्होंने जाकर हाथ मिला लिया, लालू यादव से हाथ मिला लिया, तो मैं ललन जी की बातों का क्या जवाब दूँ? ये तो मुझे नहीं लगता। अच्छा, आप ही बताइए, चिराग पासवान का मामला 2020 में हुआ जब चुनाव हुआ था, 19 महीने के बाद आपको याद आ रहा कि क्या हुआ नहीं हुआ? और अगर धोखा हुआ तो उसी समय कह देते कि धोखा हुआ, हम साथ में नहीं आएंगे। 19 महीना लग गया ये समझने में कि साथ दिया कि विरोध किया। तो देखिए, इनको गठबंधन तोड़ना था, और आज तेजस्वी यादव के खिलाफ सबसे ज़्यादा सबूत किसने जुटाया? मेरे मित्र ललन जी ने जुटाया। तो जो ललन जी ने राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो को जेल भिजवा दिया, पूरे परिवार को जेल भिजवा दिया, आज वो हाथ मिला लिया। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है ललन जी आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं। आप सीबीआई ने जब रेड किया तो बताएं, ललन जी इनकार कर सकते हैं क्या कि आपने 2007 में मनमोहन सिंह को ज्ञापन दिया था कि नहीं दिया था कि नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहे लालू परिवार, और उसी तेजस्वी यादव और उस परिवार से जाकर आप हाथ मिला रहे हैं। ललन जी, आप ये काम कर सकते हैं
भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं कर सकती। सुशील जी बहुत बहुत और देखिए, शुक्रिया। लेकिन नीतीश जी को हम लोगों ने जितना सम्मान था, लेकिन सर मैं आपसे इजाजत लूं उससे पहले एक सवाल। नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि अगर आप होते तो ये नौबत ना आती। क्या बीजेपी ने आपको उस सीन से हटाकर, वहां की जमीन से हटाकर बहुत बड़ा रिस्क ले लिया? नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं हट गया तो अच्छा हो गया कि मुझे राज्यसभा में जाने का मौका मिला और राष्ट्रीय फलक पर मुझे काम करने का मौका मिला। अरे कितना दिन काम करेंगे? बिहार में 15 साल काम किया, 13 साल डिप्टी सीएम रहे और मैंने गठबंधन को निभा के दिखला दिया, एक अच्छी सरकार चला कर दिखला दिया। जब भी बिहार का इतिहास लिखा जाएगा तो अगर नीतीश कुमार का नाम आएगा तो नीचे में कहीं ना कहीं मेरा भी छोटे शब्दों अक्षर में मेरा भी नाम कहीं ना कहीं आ जाएगा। इसलिए देखिए वो विषय नहीं है। अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी के तमाम नेताओं ने पूरा प्रयास किया है मेरे जाने के बाद भी कि गठबंधन चलता रहे, लेकिन कोई और कारण थे जो समय नहीं आपके पास बताने का, जिसके कारण ये छोड़कर चले गए। और मुझे बहुत दुख है, मैं आज भीतर से इतना व्यथित हूँ। मैं कभी सपने में मैंने नहीं सोचा था कि ललन जी और नीतीश जी बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, तो इसलिए मैं तो व्यक्तिगत तौर पर बहुत दुखी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील मोदी जी हमसे बातचीत करने के लिए। सुशील मोदी यहाँ पर ये कहते हुए कि इस बात का मुझे दुख है कि धोखा मिला है नीतीश कुमार से हम सबको, और नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी होते तो शायद ये स्थिति आज बीजेपी और जेडीयू के बीच में खड़ी ना होती। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।